नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं शिवांगी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में जो अंदरूनी उठापटक और उथल-पुथल चल रही है, उसने पटना से लेकर दिल्ली तक के बड़े-बड़े सियासी दिग्गजों के पसीने छुड़ा दिए हैं। जो लोग टीवी पर डिबेट देख रहे हैं या अखबार पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि सब कुछ पटरी पर है, उन्हें अंदर की ये खबर ही नहीं है कि बंद कमरों में एक ऐसा नया चक्रव्यूह रचा जा रहा है जो बहुत जल्द बिहार की सियासत में एक बड़ा भूचाल लाने वाला है। और इस पूरे खेल के केंद्र में कुछ ऐसे बड़े मोड़ आ चुके हैं जिन्होंने हर किसी की धड़कनें बढ़ा दी है। और इस पूरे सस्पेंस की कड़ी जुड़ती है नीतीश कुमार के अगले कदम से। चर्चा बहुत गर्म है कि आने वाले दिनों में आखिर नीतीश बाबू कौन सा नया यू टर्न लेने की तैयारी में है। क्या ये वाकई सत्ता के गलियारों में कोई बड़ा उलटफेर करने का संकेत है, या फिर गठबंधन के भीतर अपनी शर्तें मनवाने और अपनी सियासी जमीन मजबूत करने का कोई बहुत बड़ा प्रेशर गेम। क्योंकि देखिए, इस नई हलचल ने एनडीए से लेकर विपक्ष तक के खेमे में एक भारी बेचैनी पैदा कर दी है। और हर कोई बस यही भापने में लगा है कि अगला दांव किस तरफ होगा। तो आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं बाबा के साथ। हमारे साथ बाबा मौजूद है। बाबा, आपका स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, बिहार की राजनीति में जब भी उथल पुथल होती है, केंद्र के बिंदु में बस एक ही नाम होता है और वो है नीतीश कुमार। तो अचानक नीतीश कुमार के अगले कदम को लेकर इतनी अटकलें क्यों तेज हो गई है? दिल्ली और पटना के बंद कमरों से क्या खबर ऐसी लीक हो गई है? क्या वाकई नीतीश बाबू कोई नया यू टर्न लेने की तैयारी में है, या ये सब बस अफवाहों का बाजार है जो अक्सर उठते रहते हैं? शिवांगी, अक्सर आपने देखा होगा कि जिस क्लास में आप पढ़ती हैं उस क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले लड़कों के साथ कंपटीशन होता है। और जी। एक ही तरह का अगर तीनों का अगर पढ़ने का तरीका हो, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन होता है। और कंपटीशन उसी को बिल्कुल। माना जाता है जो बेंच जी, पे बिल्कुल। पिछली पिछली सीट पे बैठता है, उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। देखिए, हम्म। राजनीति और खेल में भी इसी तरह की बातें सामने आती हैं। यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस में हैं, तो निश्चित रूप से आप 1 मैच में, 2 मैच में खराब करिएगा, बाकी के मैच में आप बेहतर प्रदर्शन ज़रूर कीजिएगा। बाउंस बैक बिल्कुल। आप ज़रूर कर पाइएगा। देखिए, सीधी-सी बात है कि जो देश की राजनीति है वो बिहार से होकर के गुजरती है, और बिहार की राजनीति देश की राजनीति को हमेशा से प्रभावित करती रही है। उसके तह में रहे हैं नीतीश कुमार, जी। और अगर समय-समय पर देखें तो लालू प्रसाद। क्योंकि इस देश की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत, जब आपको याद होगा कांग्रेस अपने पूरे परवान पर थी, तो बिहार ने ही आंदोलन शुरू किया था और बिहार ने कांग्रेस की सत्ता को पलट दिया था। जी। उस सत्ता के पलटने में लालू प्रसाद, नीतीश कुमार जैसे कई नेताओं का, सैकड़ों ऐसे नेता हैं जिनकी भूमिका रही, और वो सैकड़ों नेता बिहार की राजनीति में पिछले ढाई 3 दशक से काम कर रहे हैं। हम्म। अब सीधी-सी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी को आप जिस तरह से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक प्रकृति जो रही है, उसके सामने दूर-दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। जी। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक क्या है, ये सबको पता है। उस वोट बैंक में सेंधमारी करना किसी के बस में नहीं है, खास करके कांग्रेस तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि जी। उसके पास जो हिंदुत्व का वोट बैंक है, ईबीसी का वोट बैंक है, ओबीसी का वोट बैंक है, उस वोट बैंक के सहारे भारतीय जनता पार्टी धीरे-धीरे करके अपना जनाधार बढ़ा रही है, और इसके साथ-साथ जनरल कैटेगरी उसके साथ जुड़ गई है। जो बिल्कुल। कांग्रेस का परंपरागत वोट था, दलित, उसे भी कहीं न कहीं चिराग पासवान जैसे नेता लेकर के और वहाँ चले गए हैं। तो जी, ऐसी स्थिति बिल्कुल। में एक बात तो साफ-साफ नज़र आ रही है कि कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है, उसे डर उस बड़ी पार्टी से नहीं है जो नेशनल पार्टी के रूप में उसके सामने खड़ी है। उसे अगर हुँ। डर है तो क्षेत्रीय पार्टियों से है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियाँ अलग-अलग तरह से अपना काम करती हैं। जैसे शिवसेना की बात कर लें तो वो राजनीतिक प्रकृति से मिलती-जुलती थी भारतीय जनता पार्टी के। जी। माने कड़े हिंदुत्व की तरह आप देखी होंगी कि शिवसेना का भी रुख था। धीरे-धीरे करके शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जो दोस्ती था, वो कहाँ पहुँच गया है, किस तरह से शिवसेना आज भारतीय जनता पार्टी के सामने बौनी नज़र आ रही है, ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। जबकि हुँ। आपको पता है कि एक समय था कि शिवसेना गाइड की करती थी, अपने हिसाब से एजेंडा सेट करती थी, तब भारतीय जनता पार्टी उसके साथ अपना सामंजस्य बिठा करके चलती थी। बिहार में भी बिल्कुल उसी तरह से हो रहा था। नीतीश कुमार के पास जो वोट बैंक था, उस वोट बैंक का अधिकांश हिस्सा जो है भारतीय जनता पार्टी से लिया हुआ था, सिर्फ हार्डकोर हिंदुत्व को छोड़ करके। लेकिन हिंदुत्व का वोट बैंक भी वही था, या तो सवर्ण थे, या ओबीसी, ईबीसी थे, या दलित थे।
क्योंकि ये सभी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो वो भी नीतीश कुमार के साथ थे, क्योंकि हार्डकोर अगर लोग नहीं हैं तो निश्चित रूप से वो अपने लिए एक स्पेस खोजेंगे। अब ऐसी स्थिति में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते जनाधार को देख करके और नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ना, अपने हाथ से लगाम ढीली करना, ये सब कुछ इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार जो सबसे बड़ा हर्डल थे, थ्रेट थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसको कहीं ना कहीं अब एक साइड कर दिया गया है। और इसका जी नतीजा आपने देखा होगा अभी अभी बंगाल के चुनाव में। जी बिल्कुल। नीतीश कुमार के इस्तीफा के बाद भी बंगाल का चुनाव में जिस तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हुई, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो बहुत ही मजबूत नेता हुआ करती थी, पिछले 3 चुनाव से लगातार वो सटने तक नहीं दे रही थी भारतीय जनता पार्टी को, अचानक से उनका पूरा का पूरा कुनबा ही उखड़ गया है। अब तो स्थिति उनको अस्तित्व बचाने की चल रही है, पार्टी बचाने की चल रही है। ऐसे में नीतीश कुमार ने 2022 में जो बातें कही थी आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी और मेरी कुर्सी दोनों लेना चाहती थी। मैंने कई बार इस बात को कहा है और आज जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी का नेक्स्ट टारगेट भी अब समझ में आने लगा है कि क्या कुछ है, क्योंकि जी देश भर में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां थी उनकी सीधी सीधी लड़ाई कांग्रेस से रही है। और आप समझ रहे हैं कि जब 2 टीम आपस में लड़ रही हो तो तीसरी टीम जो मजबूत टीम बैठी हुई है उसको बड़ा मजा आता है। ये दोनों समाप्त हो जाए उसके बाद हमसे फरियाना है। जैसे आप देखते होंगे पहले लीग चलता है, लीग के बाद सेमीफाइनल, सेमीफाइनल के बाद फाइनल होता है। फाइनल जी तो अंततः फाइनल जो मैच है वो बिहार में सीधे सीधे नजर आ रहा है राष्ट्रीय जनता दल से, और उत्तर प्रदेश जो बगल पड़ोसी राज्य है वहां अखिलेश से। अखिलेश जी क्योंकि आप देख लीजिएगा, अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में हेमंत सोरेन एक तरह से समझिए कि वो कॉम्प्रोमाइज नजर आ रहे हैं, बाकी के पार्टियां भी कॉम्प्रोमाइज नजर आ रही हैं। और अगर आप गंभीरता के साथ गौर से अगर देखें तो कई दल, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की बात कर लें, शिवसेना की बात कर लें, बीजू जनता दल की बात कर लें, बीएसपी की बात कर लें, अकाली दल की बात कर लें, ये सभी कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहे हैं, उसके अलायंस पार्टनर रहे हैं। आज उनका अस्तित्व और उनकी स्थिति दोनों ही कहीं ना कहीं उंगली पर गिनी जा सकती है। ये सभी पार्टियां हाशिए पर है। ममता बनर्जी की भी बात कर रही हैं तो एक तरफ आपको बात और लोगों की भी करनी होगी। अब जो जी वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं गठबंधन की बैसाखी पर चढ़ करके जो भारतीय जनता पार्टी है उसने एक अपना जनाधार तैयार कर लिया, और उस जनाधार के हिसाब से वो क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व ही मिटाना चाहती है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों के पास जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से एडॉप्ट किया हुआ या कांग्रेस से छीना हुआ वोट बैंक है। जी बिहार में भी आप देख लीजिए तो जिस तरह से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जिस वोट बैंक पर राजनीति करना शुरू कर दिए वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही लेकर के आए हैं। 1990 में जब लालू प्रसाद सत्ता में आए तो उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने भी किया था मुख्यमंत्री बनने के लिए। जी अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें क्षेत्रीय दल बनाम जो कांग्रेस की लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ती चली गई। लोकसभा में आप देखिए कि 240 सीटें लेकर के आई भारतीय जनता पार्टी, और वहीं से उसने शुरू कर दिया अपना एक नया पैंतरा। जिस तरह की बातें आपने देखी कि उसको 32 सीटों का बैसाखी प्राप्त था, उसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे, चंद्रबाबू नायडू शामिल थे, और इन दोनों ने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करना ही बेहतर समझा। इसके पीछे की भी रणनीति रही होगी, या तो ये सत्ता में जुड़े रहना चाहते होंगे या इनकी मजबूरी होगी कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हैं तो इनके सांसद टूट जाएंगे। और जैसा आपने सुना भी होगा कानो कान कि नीतीश कुमार के 12 में से अधिकांश जो सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। इसके साथ साथ आप देख लीजिए कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के समाप्त होने के बाद डीएमके जैसे क्षेत्रीय दल भी अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भले ही दूर से हो लेकिन समर्थन देना शुरू कर चुके हैं। टीवी के एक नई पार्टी आई है, उसको भी आपने देखा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा मतलब स्वांग रचा या फिर कहिए कि माहौल बनाया जिसमें एक नई पार्टी को वहां मौका मिला सरकार चलाने का। अब वो नई पार्टी कितने दिनों तक चलेगी? इसी तरह का आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी थी, भले ही 2 या 3 चुनाव में उसने दिल्ली के शासन किया, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे करके उसकी स्थिति क्या हुई जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना सत्ता स्थापित कर लिया। जिस तरह से ममता बनर्जी को आगे बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से लेफ्ट को समाप्त कर दिया,
पश्चिम बंगाल से। आज किसके पास सत्ता है? भले उसमें 3 चुनाव लगे, 1.5 दशक लगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ तो गया। अब इन सारी बातों को अगर जोड़ के देखा जाए तो एक बात साफ-साफ नज़र आ रहा है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो आपस की लड़ाई या फिर कांग्रेस के साथ लड़ते-लड़ते अचानक से धीरे-धीरे कमज़ोर होते गए और उनके कमज़ोरी का फ़ायदा आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कैडर कितने हैं और कितने लोग जा करके दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद कर रहे हैं। चाहे जी। आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए या फिर बिहार में देख लीजिए। जी, जी। दोनों जगह आप देखिएगा तो आपको नजर आएगा कि दूसरी पार्टी से आकर के लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के मुखिया बने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उसका सांगठनिक ढांचा इतना मजबूत है कि वो जब चाहे कोई बड़ा फैसला ले सकती है। ऐसे में अब सीधी तौर पे नीतीश कुमार के लिए एक फैसले की घड़ी आ गई है। नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, इस पर सबकी नजर लगी हुई है। नीतीश जी। कुमार ने इधर जो एक्ट किया है 2-3 बार से, या फिर कहा जाए कि दिल्ली में जो सम्राट चौधरी ने भोज दिया था एनडीए के घटक दलों को, उसके बाद से नीतीश कुमार का एक्शन बढ़ा है। अचानक से जी। आप देख लीजिए कि उठते हैं और निशांत दिल्ली चले जाते हैं, दिन भर दिल्ली में रह करके तुरंत वापस आ जाते हैं। अब इन सभी बातों के पीछे की राजनीति और रणनीति क्या है? तो सीधे तौर पे आप देख लीजिए कि जो दल भारतीय जनता पार्टी के लिए थ्रेट थे, जैसे बहुजन समाज पार्टी की बात कर लीजिए, बीएसपी की, उत्तर जी। प्रदेश में वो मजबूत टक्कर दिया करती थी, अब समाप्त हो चुकी है। अब उसकी लड़ाई सीधे-सीधे किससे है, ये एसपी आपको जी। पता है कि समाजवादी पार्टी से है। जी। बिहार में नीतीश कुमार जो सीधे-सीधे टक्कर दिया करते थे, डर थे भारतीय जनता पार्टी के, वो अब किनारे हो गए हैं, तो उसकी लड़ाई सीधे-सीधे राष्ट्रीय जनता दल से हो गई है। जी। और राष्ट्रीय जनता दल की ताकत आप समझ सकते हैं क्या है, क्योंकि बिल्कुल। राष्ट्रीय जनता दल अपने ही गठबंधन के साथियों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा है। इधर देख लीजिए कि एआईएमआईएम अलग अपना कुनबा बनाए हुए है, बीएसपी अलग से चुनाव लड़ रही है, आईआईपी अलग अलग खड़ी है, भले ही गठबंधन का साथी हो। उसके अलावे आप देख लीजिए तो कांग्रेस का एक अलग ही कुनबा है, वो अपने गठबंधन के साथियों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रही है। तो ये सारी चीजें, कमजोरियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद होती हैं और यहीं आकर के नीतीश कुमार को ये समझ में आने लगता है कि आखिरकार वो कितने कमजोर हो रहे हैं और क्या इसकी स्थिति होगी। 2024 में नीतीश कुमार का एक बार फिर से एनडीए में वापसी करना इस बात की तरफ ही इशारा करता है कि विपक्ष मजबूत नहीं हो पा रहा है और विपक्ष में जो दल हैं वो अपने आप को उस तरह से सक्षम नहीं समझ पा रहे हैं। हर कोई एक दूसरे को संशय की नजर से देखता है। अगर जी। नीतीश कुमार के हाथ में तभी अगर दे दिया गया होता कमान, तो आज स्थिति कुछ अलग होती, क्योंकि नीतीश कुमार का जो तरीका था काम करने का या फिर भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का, गैर भाजपाई दलों को एकजुट करने का, वो तरीका सफल रहा है। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अपने दम पर सरकार नहीं बनाने की स्थिति आना और 240 पर आकर के टिक जाना, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की रणनीति का ही हिस्सा था। अब जी। उत्तर प्रदेश के चुनाव और उससे पहले एक बार फिर से विपक्षी एकता को लेकर के कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तेज हो गई है जी। और ये विपक्षी एकता अगर नहीं होती है तो ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश के बाद एक और दल की समाप्ति होगी और उसके बाद पूरे देश भर में दक्षिण के तरफ भी भारतीय जनता पार्टी का रुख शुरू हो चुका है। यानी सीधे तौर पे कमजोर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह समझिए कि फायदेमंद है, कहिए तो उसके रास्ते में एकदम समझिए कि वो कंकड़ जो बिछा हुआ उस पर बालू डाल करके उसके लिए रास्ता सुगम बना रही है। तो क्षेत्रीय दलों के समाप्त होने से भारतीय जनता पार्टी का वो डर है वो भी समाप्त होता जा रहा है। सीधी तौर पे नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, नीतीश कुमार इन चीजों को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, समझने की स्थिति में है नहीं है, ये तय करना अब उन दलों को है जिन दलों ने नीतीश कुमार को 2022 में जब वो एनडीए छोड़ करके आए थे उनके हाथ में कमान देने की बात कही थी। एक बार फिर से गैर भाजपाई दलों का यह कुनबा मजबूत हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नीतीश कुमार यू टर्न ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या होगा जिसकी कल्पना अभी से आप कर सकती हैं, क्योंकि जब पश्चिम बंगाल में ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा, वहां तो उसने आसानी से सरकार बना लिया। अब उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार है तो क्या वो आसानी से नहीं बनाएगी? सीधे तौर पे नीतीश कुमार के पास जो वोट बैंक है, नीतीश कुमार से डर भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए था कि जो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का है वो नीतीश कुमार के पास था। अब नीतीश कुमार जब हाशिए पर चले जाएंगे तो वो वोट बैंक भी कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा भारतीय जनता पार्टी के साथ और
राष्ट्रीय जनता दल को या फिर एमवाई समीकरण वाले अखिलेश को हराना उसके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। और यही कारण है कि बार-बार कहा जा रहा है कि नेक्स्ट टारगेट ममता के बाद कौन है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है और वहां जी। टारगेट बिल्कुल सेट है। जी। बाबा, एक खबर और है, जिस तरीके से बीजेपी अपना बिसात बिछा रही है और आपने भी बताया अभी कि कैसे हर राज्य में वो अपना काम कर रही है, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के करीबियों पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा। उसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला नंबर अब बिहार की है। तो बिहार में सीधे-सीधे कहूँ तो जेडीयू पर बड़ा खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जेडीयू को अभी सबसे ज्यादा खतरा बीजेपी से होने वाली है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब खेल खेलने जाती है। अभी आईपीएल का मैच समाप्त हुआ है। एक ही टीम में खेलने वाले लोगों को, जो भारत में खेलते हैं एक ही टीम से, या फिर अन्य देशों के लोग जो आईपीएल में अब अलग-अलग फ्रेंचाइजीज के साथ खेलते हैं। आप देखे होंगे कि अभी वो जब देश के लिए खेलते हैं तो एक टीम में खेलते हैं। उसका कितना जज्बा होता है। सब एक दूसरे जी। को सामंजस्य बिठा करके और एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के खेलते हैं। लेकिन वही जब अपने फ्रेंचाइजी के लिए खेलना शुरू करते हैं तो एक दूसरे के दुश्मन की तरह रहते हैं। जी। बिल्कुल इसी अंदाज में सब कुछ नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरह समझती है कि सत्ता में बने रहना है तो आपको दोस्त और दुश्मन नहीं समझना पड़ेगा। आपको सीधे सत्ता में बने रहने के लिए जो भी साम दाम दंड भेद मैत्री करना हो वो आपको करना पड़ेगा। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार देश के अधिकांश राज्यों में अपनी सरकार बनाती जा रही है। जी। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, पूरब, सभी जगह उसकी सरकार बन गई है। अब बचा हुआ अगर कहीं है तो एकमात्र बचा हुआ है दक्षिण, और वहां भी दक्षिण। धीरे-धीरे पैर पसारना शुरू कर चुकी है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा आपका। तो दोस्तों, इस अंदरूनी उठापटक और दिल्ली से पटना तक मची इस हलचल के बीच एक बात तो साफ है कि बिहार की सियासत में पर्दे के पीछे बहुत कुछ पक रहा है। लेकिन इस पूरे चक्रव्यूह में बाजी किसके हाथ लगेगी, कौन सा नया मोड़ सामने आएगा और किसका गणित पूरी तरह से बिगड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही साफ करेगा। तो आपको क्या लगता है कि बिहार की राजनीति इस बार किस करवट बैठेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।